This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट मैंने ऐसी मार्केट पहले कभी नहीं देखी है कि आमतौर से सुबह को मार्केट बढ़ती है और आज भी बढ़ी और 138 प्लस पे मार्केट आ गई, 50,046 का लेवल। मगर उसके बाद जैसे नॉर्मल होता है गिरी बढ़ी और सेकंड हाफ में थोड़ी सी प्लस पे बंद हो गई, विच इज़ नॉर्मल। लेकिन सेकंड हाफ में आमतौर से मार्केट गिरती है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि एकदम से शार्पली ऊपर गई और जिगजैग करते करते 175 प्लस हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे 50,081 का लेवल बनाया। उसके बाद सेलिंग आई अराउंड अभी एक डेढ़ घंटे पहले और मार्केट 50 प्लस पे आ गई। 296 मिलियन का काम हुआ, 49,958। नाज़रीन, आजकल जो मामला अहम चल रहा है वो ये है कि एक ब्रोकर के भागने की खबर है MR सिक्योरिटी के नाम से, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ा लॉस हो गया और बहुत बड़ी बात हो गई। कल बार बार मुझे चैनल पे भी पूछते रहे लोग कि क्या हो गया। मेरी ज़ाती राय इस सिलसिले में ये है कि इस मुल्क में मार्जिन फाइनेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम लोग बिल्कुल ही एक बैकवर्ड मुल्क हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंसिंग। बैंक्स तो यहाँ खाली जो पैसा आपसे लेते हैं उठा के गवर्नमेंट को दे देते, कुछ नहीं करते। इससे ज़्यादा आसान और सबसे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती कि बैंक जो है शेयर के अगेंस्ट कर्ज़ा दे दे। शेयर उनके कंट्रोल में होता है, 2% ऊपर अगर ये दे, जैसे कि हमने सऊदी अरेबिया में इंट्रोड्यूस किया, विद इन नो टाइम 2 बिलियन का हमारा एसेट हुआ स्टेट सऊदी ब्रिटिश बैंक का। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो नतीजतन क्या होता है कि लोग जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो लोगों को फाइनेंसिंग करते हैं, जिसको बदला फाइनेंसिंग या इन हाउस फाइनेंसिंग की जाती है। 30 तारीख को सडनली ये SECP साहब जागे और उठा के 20 हाउसेस के ऊपर अटैक कर दिया, और उससे क्या हुआ कि उनको अनटाइमली पोजीशन कट करनी पड़ी। उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आई, इंडिविजुअल्स को तो आई साथ साथ कुछ हाउसेस भी कलेप्स कर गए, जिसमें एक MR सिक्योरिटी भी था। ज़ाहिर है उसके बाद वो एप्लीकेशन मीट करने की पोजीशन में ना होने की वजह से भाग गया। लेकिन अभी 2 दिन पहले उसने बयान दिया कि मैं ऐसा हल्का आदमी नहीं हूँ कि भाग जाऊँ, पैसा इतना बड़ा इन्वॉल्व नहीं है और मैं सेठ आबिद का बेटा हूँ, मैं इंशाल्लाह रीपेमेंट करूँगा। मेरी जजमेंट ये है कि वो आ जाएगा, क्योंकि भागना आजकल बड़ा मुश्किल है। एक मुदारबा वाले भागे थे, थाईलैंड में जाके अय्याशी कर रहे थे, वहाँ से नैब उनको पकड़ के ले आई। उसके बाद जो वाक़या बड़ा हुआ वो आज से मई 2015 में हुआ, जब ACE इसको AG वगैरह से कंफ्यूज ना किया जाए, वो भाग गई और वो लोगों ने हमने समझा कि मामला हो गया बहुत ख़राब, लेकिन उसको भी पकड़ के ले आए नैब वाले दुबई से और उसको सेटलमेंट करना पड़ा। तो ये इनके पास जो पैसे होते हैं एज ए टिकट जो इनका होता है उसकी एक वैल्यू है, वो नीलाम होती है, वो निकलती है। प्लस पाकिस्तान स्टॉक के पास एक अच्छा खासा फंड है ऐसे इवेंचुअलिटी को मीट करने के लिए, और ये 400 ब्रोकर्स में से अगर एक ब्रोकर ट्रबल में आ गया ड्यू टू अननेसेसरी एक्शन ऑफ SECP, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग घबराएं नहीं, ये MR वाला मामला तय हो जाएगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, ये इससे ज़्यादा आसान काम नहीं हो सकता कि बैंक जो है गिरवी रख ले शेयर्स को और उसके अगेंस्ट 70% या 50% दे दे, और उसके अगेंस्ट वो लोग जो है जिनको फाइनेंसिंग चाहिए वो आराम से अच्छे रेट पे पैसा लें और लीवरेज पोजीशन पकड़ें। ज़ाती तौर पे मैं लीवरेज के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन इट डज़ंट मैटर, मेरी ज़ाती राय अपनी जगह पे। सऊदी अरेबिया में मैं और मेरे एक साथी अमेरिकन बैंक वाले, हमने मिल के 2 आदमी ने मिल के सऊदी ब्रिटिश सऊदी अमेरिकन, क्योंकि बाकी तो वो लोकल बैंक्स वगैरह में कोई एक्सपर्टीज़ थी नहीं, हमें कहा गया कि स्टॉक एक्सचेंज क्रिएट करना है, लेकिन उसकी कोई फिज़िकल प्रेजेंस नहीं होगी, कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे 50 आदमी बैठ के ट्रेडिंग करे। तो हमने ये किया कि साउथ अफ्रीका का एक सॉफ्टवेयर लिया और जो ATM का नेटवर्क होता है उसी के अंदर स्टॉक एक्सचेंज क्रिएट कर दिया,
तमाम बैंक जो थे वो बन गए एजेंट। और मेरे लिए एज ए क्रेडिट मैनेजर सबसे बड़ा जो फ़ायदा उसमें यह था कि जो कमीशन तो मामूली होता है, जो भी होता है अपनी जगह पे, मैंने कहा कि यार ये तो ज़बरदस्त कमाने का मौका है। शेयर मेरे कंट्रोल में है, आदमी जो है वो अपना पैसा लगा चुका है 30% या 50%, उस पर फाइनेंसिंग करने में क्या प्रॉब्लम है। बेहतरीन मॉनिटरिंग सिस्टम क्रिएट की कि कभी ऐसा ना हो कि हमारा 30% या 50% भी ख़त्म हो जाए और हमें लॉस हो जाए। उसका लॉस होता हुआ करे, वो उसने लिया क्यों? पहले तो हमने मना किया था कि मत लो, अगर उसने लिवरेज ली है तो ली है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मेरे बैंक में सिर्फ 2 बिलियन सऊदी रियाल का पोर्टफोलियो बन गया, बेहतरीन प्रॉफिट का ज़रिया, और मज़ा आ गया जनाब, हमें बहुत ज़बरदस्त कमाई हो गई। लेकिन जब 9/11 का वाक़या हुआ उसके बाद मार्केट जो गिरी, डाउ में कोई फ़र्क नहीं आया ख़ास, एसपी में कोई फ़र्क नहीं आया। वो कंपनियां जिसको मैं कहता हूँ ब्रिक एंड मोटर कंपनी, लेकिन एक इंडेक्स था जिसका नाम है नैस्डैक, था नहीं है, वो 5,600 से गिरा तो 1,300 पे आ गया। याहू जैसा शेयर जो कि बहुत बड़ी चीज़ पर मानी जाती थी उस ज़माने में, हवाई कंपनी, 450 से गिरा और $13 का हो गया। लोग तबाह हो गए बुरी तरह। और ऐसे भी वाक़यात हुए कि लोग ख़ुदकशी करने के लिए और अपने आप को जलाने के लिए रोडों पे आ गए। उस ज़माने में एज ए क्रेडिट मैनेजर मैंने 18 लोगों को 1-1 लाख दिरहम दे के, रियाल दे के उनको रेस्क्यू किया। तो इसीलिए मना करता हूँ कि इस तरह के हाई रिस्क चीज़ में लगाए। व्हाट इज़ नैस्डैक? नैस्डैक इज़ माइक्रोसॉफ्ट, नैस्डैक इज़ सिस्को, ईबे, अमेज़ॉन, इस तरह की जो हवाई कंपनी कंप्यूटर पे होती हैं वो होती हैं। इसीलिए आप लोगों को मना करता हूँ कि जो हवाई कंपनियाँ उससे दूर रहें। जो सॉलिड कंपनी होती है उनको कुछ नहीं होता। कोको कोला को कुछ नहीं हुआ, कोई कारोबार में उसकी कमी नहीं आई। मैकडोनल्ड को कुछ नहीं हुआ, उसके कारोबार में कोई कमी नहीं आई 9/11 की वजह से। लेकिन ये कंपनियाँ तबाह हो गई और हमारे जो जितने जानने रिश्तेदार दोस्त सारे के सारे अपने आप को जीनियस समझते थे, सब ने सारे का सारा नैस्डैक में लगाया हुआ था। जब मैं कहता था कि डाउ में लगाओ तो मुझ पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे महफिलों में कि ये कहता है डाउ में लगाओ, स्पी में लगाओ, हम तो लगाते इसमें, हमारा तो $100 जो है $4,000 हो गया, ये क्या बकवास करता है। तो बेचारे उसके बाद वो बड़े शर्मिंदा हुए, लेकिन इट्स टू लेट। मेनी ऑफ देम लॉस्ट ऑल देयर लाइफ सेविंग्स। आइए क्लब कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। सर ये अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल का पता करना था। अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल। सर इसके बारे में मुझे नहीं पता। गाजी शुगर मिल भी हूँ सर, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। डेरा गाजी खान के जो हम सीमेंट और वो इसको जानते हैं, ट्रैक्टर को, गाजी ट्रैक्टर को जानता हूँ मैं, और इसको जानता हूँ। ये शायद छोटी सी कंपनी है, कभी लाइमलाइट में नहीं आई। अभी मैं चेक करके आपको बताता हूँ कि जो प्रोमिनेंट शेयर्स में इसका नाम आता है या नहीं आता। आई डोंट थिंक कि आता है, आता तो मुझे पता होता। जनरली शुगर के बारे में ये है कि बहुत प्रॉफिटेबल काम है, लेकिन आज तक बहुत कम लोगों ने, शुगर वालों ने कमा के किसी को दिया है। ये ज़्यादातर कंट्रोल में है जागीरदार वजीरार टाइप के लोगों की। वो समझते हैं कि पैसा ले लिया तो ले लिया, अब कौन देता है इनको वापस। जैसे हम अपने हारियों को ट्रीट करते हैं वैसे शेयर होल्डर को भी करो। ये गरीब लोग हैं, 100, 200, 500 शेयर ख़रीदते हैं, इनकी क्या हैसियत? वो कैसे हमारे सामने आके बात कर सकते हैं? आएंगे तो गोली मार देंगे उनको। तो ऐसे कंपनी से मैं दूर रहने के लिए कहता हूँ लोगों को। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। शोएब बात कर रहा हूँ कराची से। शोएब साहब वेलकम शो सर। सर ये मालूम करना था कि टेलीकास्ट और नेटसोल के बारे में कहते हैं कि ये इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना कैसा है इस वक्त? सर अभी मैंने लंबी तकरीर की इस सिलसिले में, आप सुन नहीं रहे थे शायद। आप मेरे रिपीट शो देख लीजिएगा तो आप टेलीकास्ट नेटसोल में नहीं लगाएंगे। नैस्डैक का जिक्र मैंने किया। नैस्डैक में इसी किस्म की कंपनियां पड़ी हैं जो हवाई हैं, जिनका कोई फिज़िकल स्टेटस नहीं होता, जिनके पास कोई बड़ी ज़मीन नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। ऐसी कंपनी से ज़ाती तौर पे मना करता हूँ, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। आप लोगों को बचाने की जहाँ तक हो सके कोशिश करता हूँ। इसमें मेरा कोई ज़ाती वो नहीं है, मामला नहीं है। मैं ना नेटसोल के ख़िलाफ़ हूँ, ना TRG के ख़िलाफ़ हूँ, ना टेलीकास्ट के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ऐसी हवाई कंपनियों से इतना मार खाया हुआ है। मेरे तमाम रिश्तेदार, मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम साथी तबाह हो गए 2011 में 9/11 के बाद ड्यू टू नैस्डैक क्रैश। एक मेरा दोस्त था, वो पागल हो गया, उसने ख़ुदकशी करने की 4 दफ़ा कोशिश की, हमने उसको संभाला। उसने सारा का सारा पैसा याहू में लगा दिया था। उसने याहू ख़रीदा
$18-20 पे वो $450 का हो गया। तो हमारे महफिलों में हमें ये करता था, नीचे दिखाता था कि मैं तो इतना मिलियनर डॉलर में हो गया, तुम कंगले पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हो, तुम्हें क्या मिला है, डॉलर टर्म में बात करो। डॉलर रोज़ाना गिरता था तो ये रुपया, तो हम तो चुप होकर बैठे रहते थे सर झुका के, हाँ भाई सही है, आप बादशाह हो, आप याहू बादशाह हो। लेकिन जब वो याहू 450 से 13 पे गया और उसकी एवरेज बाइंग जो थी शायद 300 की थी, तो ही कंप्लीटली गॉट बैंकक्रप्ट एंड हिज मेंटल कैपेसिटी वाज गॉन। ही वांटेड टू किल हिमसेल्फ। प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग्स, कोई फ़ायदा नहीं है। इतना अमीर डॉलर वाला बन के क्या कर लोगे आप? खाओगे तो वही जो अभी खाते हो, कब्र पे तो वही जाओगे 2 गज के कब्र में, चाहे जितना भी डॉलर हो। तो थोड़ा थोड़ा कमाओ, बरकत वाली कमाई करो, जो नज़र आती है वो करो, अपने मुल्क में लगाओ। कोई नुकसान नहीं हुआ हमारे मुल्क में लगाने वाले किसी को सॉलिड कंपनीज में। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारक साहब खैरियत है, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अब्दुल वहाब बोल रहा हूँ गुजरांवाला से। काम अब्दुल वहाब फ्रॉम गुजरांवाला। जी खैरियत है सर? सर बहुत अच्छा सर, मैं ठीक हूँ सर। ये हर 1-2 साल के बाद ये स्टॉक एक्सचेंज में एक इशू आता है, ये कंपनियां भाग जाती हैं। तो मनीर लद्दा होता था एक कराची का, वो उसके बाद मेरे 10 लाख के शेयर थे वो लेके भाग गया। जी जी। गुजरांवाला में उन्होंने खोला था 2008 में। उसके बाद फिर ये गुजरांवाला में ही हमारे एक YS कोटी थी ये लाहौर की, वो भाग के लेके। तो ये क्यों ऐसा मसला होता है? कल से ये आ रहा है। देखिए 2008 में जो मामला हुए तो पूरे दुनिया में भी हुए, और वहाँ पे भी यही हुआ था कि सडनली मार्केट क्रैश कर गई और उसके वजह से इनको पोजीशंस कट करनी पड़ी और उस पर उनको बहुत बड़ी बड़ी नुकसान हो गया, और वो नुकसान इनके बस से बाहर था। तो ये सिर्फ 2008 में यही नहीं हुआ, चाइना में भी हुआ, अमेरिका में भी हुआ, हर जगह हुआ। बड़ी गोलियां चली, बड़े लोगों ने मारा है। ये जो समझते हैं ना लोग यहाँ, जो लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे बनाते हैं, उनको ये नहीं पता ये कौम बहुत शरीफ है जिसका नाम है पाकिस्तानी। दूसरे मुल्कों में लोग गोली मार देते हैं आके ऐसे फ्रॉड लोगों को जो पैसा कमाते हैं उनके नाम पे और उड़ा के चले जाते हैं। देखिए जब से ये रेगुलेशंस वगैरह टाइट हुए हैं बहुत कम हो गए वाक़यात। वो 6-7 जो टोटल थे 2008 के, उनको भी तकरीबन सबको डील किया गया। उसके बाद अभी जो रिसेंट हुआ मई 2015 में ACE का, उसके बाद तो कोई वाक़या नहीं हुआ। जहाँ पे 400 मेंबर हैं वहाँ एक आध को प्रॉब्लम आ सकता है, और इसका 100% ब्लेम मैं देता हूँ SCCP के हजाजी साहब को। क्या ज़रूरत है 20 लोगों को नोटिस देने की? आपके अंदर ये दिमाग तो है नहीं कि यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस कराओ, जो सबसे आसान प्रोडक्ट है। तारिक खान को कंसल्टेंसी दो 2 रुपये का, मैं आके आपको बताता हूँ कि कैसे ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करो। ऑल द बैंक शुड हैव दिस प्रोडक्ट कॉल्ड मार्जिन ट्रेडिंग अगेंस्ट शेयर्स। लोग गोल्ड के अगेंस्ट तो कर्जे दे रहे हैं, वाई नॉट अगेंस्ट शेयर्स? यहाँ आज तक इतना नाकिस बैंकिंग निज़ाम कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कर्जा देने में लोग डरते हैं, देते ही नहीं है, कर्जा देना ही नहीं है किसी इंसान को, किसी फैक्ट्री को, सारा पैसा उठा के गवर्नमेंट को देना है। कीनिया जैसा बेकार बहुत ही बैकवर्ड मुल्क, जब मैं गया था वहाँ 86 में, आज वहाँ मेरा एक शागिर्द मालू एक बहुत बड़े मॉर्गेज बैंक का प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है। रोज़ाना मुझे कहता है सर आप आ जाएं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप मेरे साथ बैठें, आपको जो पोजीशन चाहिए ले लो। मैंने कहा करना क्या है मालू, तुम्हारे पास तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो तू देता 50 लाख, इस पर ख़तरा किधर है? हाँ कभी अगर मार्केट क्रैश कर गई तो ख़तरा होगा, मगर ऐसे तो नहीं है। मैं क्या करूँगा वहाँ, मैं वेस्ट हो जाऊँगा। उससे अच्छा काम तो मैं पाकिस्तान में कर रहा हूँ, यहाँ फिर भी एक चैलेंज है, लोगों को जवाब देता हूँ और इंटरनेट पे भी देता हूँ और अपना कारोबार भी चलाता हूँ। तो मैं नहीं जाता हूँ, बहुत बड़ी तनख्वाह देने के लिए तैयार है, इसमें कोई ख़तरा ही क्या है भाई? 1 करोड़ का माल है, उसके 50 लाख दे दिया, 60 लाख दे दिया, मॉनिटर करते रहो मार्केट को बस। यहाँ जैसे हमने सऊदी अरेबिया में किया, 2 कैटेगरी ऑफ शेयर कर दिए, एक को कहा प्राइम, एक को कहा नॉर्मल। प्राइम को कहा कि 30% दो ले जाओ शेयर, नॉर्मल को कहा 50% दो ले जाओ कम। मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसे ही बताया। जया तन्ना नाम का बुद्धिस्ट मेरा असिस्टेंट था, उसको लगा दिया इस काम में, बहुत अच्छा था मॉनिटरिंग में। मैंने कहा जयंता जो मार्जिन तोड़ दे 5% के करीब आ जाए तुम बेच देना। उसने कहा जी वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाएगा, वो प्रिंस की बहन है तो फलाना है, किंग की बहन है। मैंने कहा किसी की परवाह नहीं करना, जो भी आएगा बोलना तारिक खान ने बोला था। तारिक खान को जो जिसको करना है सऊदी को आके करे। मैं ब्रिटिश बैंक में बैठा हुआ था, मुझे पता था कोई नहीं आएगा और नहीं आया।
हमने भेज दिया, काट दिया सब पोजीशन। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम बेकार है ये जहाज़ी वजाजी सब। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर उस्मान मकसूद बात कर रहा हूँ रियाद सऊदी अरेबिया से। रियाद से बोले सर, मेरी 10 साल की रहाइश नहीं से वहाँ। सर आपको कॉल करने का सर मकसद ये है कि आपको शुक्रिया अदा करना था कि यहाँ पे हम लोग सेविंग करते थे और हमें ये नहीं पता चलता था कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है। आपका प्रोग्राम देख के अल्हम्दुलिल्लाह आपके बताए हुए शेयर पे इन्वेस्टमेंट की है। मेरे 8 से 10 दोस्तों ने सब ने मिलकर इन्वेस्टमेंट की, अल्लाह का शुक्र हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिला। वो बस आपको कॉल करने मकसद आपको शुक्रिया अदा करना है कि आपकी वजह से हम लोगों ने दिल बड़ा कर दिया, खून बढ़ गया मेरा। ऐसे कॉल्स आते हैं तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। रियाद में 10 साल में रहा, वलैया में मेरा घर था, वहाँ हम अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स की मीटिंग करते थे। एम्बेसडर साहब भी मेहरबानी करके आ जाते थे। बेसमेंट में मैंने जगह बनाई हुई थी। एक एक पाकिस्तानी को बिल्कुल रियाद में आप जाके पूछ सकते हैं, चाहे वो मोची था, पाकिस्तानी रिक्शा वाला था, बस सबको कहता था आओ मेरे घर में खाओ पियो बैठो, एक पैसा किसी से नहीं लिया। और सबको यही मशवरा देता था जो लोग दूर दराज के इलाके के थे, अपने अपने इलाके में कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लें। अगर 10 कमाते हो घर वालों को सिर्फ 5 बताओ, बच्चों को खबर ना दो कि तुम्हारे पास दौलत है, नहीं तो याशी में लग जाएंगे। और खामोशी से दूर दूर जगह पे, करीब तो ले नहीं सकते, वहाँ तो बड़े बड़े वडेरे और फलाने सरदार बैठे हुए, चौधरी बैठे हुए, लेकिन आप दूर तो ले सकते हो, कोई नहीं पूछेगा आपको। और जब तक आप 10-20 साल बाद वापस जाओगे वो जगह चमक चुकी होगी। आज माशाल्लाह मेरे मशवरा सुनने वाले सब के सब बड़े बड़े प्लाजाज, मॉल, होटल के मालिक हैं। मैं जहाँ जिस शहर में जाता हूँ वहाँ कोई ना कोई मिल ही जाता है। अब बड़ी इज्जत देते हैं जैसे आप दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके कॉल कटेगा। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर ये FFC की मालूमात करना ये कैसे है? FFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। सर ये जब से गवर्नमेंट ने इस पे यूरिया पे टैक्स 700 से 300 किया अगस्त में, उसके बाद से सेल में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ। माशाल्लाह यूरिया के प्रोडक्शन में हम लोग पहले डेफिसिट थे, अब सरप्लस हो गए और 3 लाख का जो है वो सरप्लस पड़ा हुआ था हमारे पास। उसको भी एक्सपोर्ट करने की जब से इजाज़त दी है, हमारी पूरी यूरिया सेक्टर जो है, सॉरी फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है, उस पर काफ़ी बेहतरी आई है। पहले के रिज़ल्ट पे ना जाए, आइंदा अच्छा लग रहा है। और अगर गवर्नमेंट, मैं चिक के बोलता रहा था कि 700 रुपये क्यों लेते हो 50 बोरी पे, कैसे बोलते हो कि तुम किसान दोस्त हो, झूठे हो तुम लोग हुक्मरान। काहे का किसान पैकेज, तुम बिजली उनको महंगा देते हो, सीड महंगा देते हो, फर्टिलाइज़र जो इंडिया में 500 रुपये पाकिस्तानी 800 रुपये पाकिस्तानी में मिल रहा है, 800 रुपये इंडियन में मिलता है। तुम यहाँ उसको 1800 पे देख के कहते हो कि मेहरबानी करता हूँ मैं। काहे की मेहरबानी करता भाई? एक तो तुमने टैक्स लगा दिया गैस के ऊपर, इसकी वजह से गैस की प्रोडक्शन में महंगी, यूरिया की यहाँ पे कॉस्ट, प्लस उसके ऊपर भी 700 रुपये लेते हो। शर्म नहीं आते? टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। 800 की चीज़ तुम 1800 में बेच के कहते हो कि बड़ा एहसान करते हैं, हम बड़े किसान दोस्त मुल्क हैं, हम किसान पैकेज देते हैं, उसके बदले मुझे वोट दिया जाता है। मैं देख चुका हूँ किसान पैकेज, जब पंजाब विजिट कर रहा था 8-10 शहर। इस वजह बेवकूफ़ बना के एक तरफ से ले लो 800, उसके बाद 200 रुपये वापस करके कहो कि बड़ा एहसान कर दिया। अभी जो 400 इन्होंने कम किया है, कहते हैं ये बहुत बड़ा एहसान है, हमने पैकेज दिया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पैकेज दिया है। 27 बिलियन दिया था, उस ख़त्म हो गया, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्सटेंड कर दिया। भाई काहे का पैकेज, काहे का मेहरबानी? 700 लेके 400 वापस कर देते हो, कहते हो कि मेहरबानी कर दिया। कोई मेहरबानी नहीं है, आप पूरा ज़ीरो करें टैक्स। हो सके तो इंडिया की तरह 300 रुपये उन पर वो भी दे। फिर देखिए FFC कहाँ जाता है, फिर देखें हमारा काश्तकार कैसे काम करता है, छा जाएगा इंडिया के ऊपर। अभी तो दबा दिया इंडिया ने हमें। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो, आपका शो बहुत अच्छा है और ये पूरे पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है खास तौर पे उनके लिए बहुत अच्छा शो है। और हमारे गवर्नमेंट को, हमारे हायर अप्स को ये आपकी सारी बातें एक्शन करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की करे तेजी से। आप बिल्कुल सही बातें करते हैं और लोगों को इस पर अमल करना चाहिए इंशाल्लाह। आई एम वेरी हैप्पी कि आप इस तरह का शो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए सिर्फ हमें बात करने से नहीं होगा, एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है कि क्यों इस मुल्क में आटा बिक रहा है 50 रुपये का। कोई बताए मुझे, आटा कैसी ज़रूरी चीज़ है? जाके देखो ज़रा कच्ची आबादियों में, जरा देखो जाके गांव में, जाके देखो थर में एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं लोग। ये जालिम हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है
कि 5 रुपये में, सिर्फ 5 रुपये में गंदुम 1 किलो बेच दे दुनिया को। दुनिया की कौम तो खाए 5 रुपये का गंदुम पाकिस्तानी, और यहाँ बेचो तुम 50 रुपये में आटा। शर्म नहीं आती? कहाँ कैसे आखिरत में जाओगे? अल्लाह के सामने कैसे पेश होगे भाई? क्यों नहीं दे देते ये 5 रुपये का आटा गंदुम? हमें दे दो, गरीबों में हम बांट देते। ईदी को दे दो, चीपा को दे दो, और खैराती दारों को कहो कि भाई ये गंदुम पूरे गरीब इलाकों में बांट दो। 5 रुपये का, 5 रुपये में गंदुम मिल जाए, लोग हरी में पीस के खा लेंगे, भूखे नहीं मरेंगे। 4.5 करोड़ आदमी को पेट भर के रोटी नहीं मिल रही। क्या मांग रहा है 4.5 करोड़ आदमी आपसे? 2 रोटी सुबह, 2 रोटी दोपहर को, 2 रोटी शाम को नहीं देते आप। वो खाता है 2 रोटी चाय के साथ सुबह, उसका वो और बच्चा, और शाम को 2। मैल न्यूट्रिशन हो गई, बच्चे अकड़ गए। बच्चों को दूध नहीं मिलता इस मुल्क में, हर दूसरा बच्चा अकड़ जाता है पैदा होते ही, लैक ऑफ मिल्क की वजह से। पूरी दुनिया में दूध 20 रुपये का वाफिर मिल रहा है, यहाँ 120 का बिक रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। वेयर इज कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? वेयर इज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विच इज सपोज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस लिए बनी है ये? आज यहाँ पे लोगों छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, कल के मार्केट में अच्छी बात यह हुई कि गोरों ने भी कुछ हमें हेल्प किया है। उन्होंने भी 1.8 मिलियन का शेयर ख़रीदा, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों ने 4 मिलियन का शेयर ख़रीदा, और इस तरह से हमने कल अच्छी खासी गेन देखी। नहीं, अच्छी नहीं, सिर्फ 33 पॉइंट्स का था। आज जो है मार्केट जो है अभी 14 माइनस पे क्लोज हो गई हसनैन साहब के मुताबिक। 49,893 के लेवल है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस लेवल। इंटरनेशनल मार्केट में सिचुएशन ये रही कि गैस की कीमत में जनाब 2.93% की कमी आई है। $3.05, उसको 106 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगी कीमत गैस की। यहाँ वही गैस CNG करके 70 रुपये का बेचा जा रहा है। 300 कुछ में 10 मिलियन क्यूबिक फीट गैस दुनिया भर में मिल रहा है। LNG के शिप्स जो हैं पूरे आपके समुंदर के करीब करीब घूम रहे हैं कि ले लो हमसे भाई, बहुत घूम रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं। ये जाके डील करते हैं कहाँ? कतर से। $15 पता नहीं कितने डॉलर का एकदम रोज़ाना रेट उसकी नीचे आ रही है, क्योंकि यही गैस को आपको सिर्फ करना क्या है कि ठंडा करना है तो वो पानी की शक्ल हो जाएगा, कश्ती पे बैठा के यहाँ भेज देना है, यहाँ आएगा, उसको गर्म करना है, गैस बन जाएगा। कितने का पड़ता है भाई? मेरे हिसाब से 12-14 रुपये से ज़्यादा CNG नहीं होनी चाहिए। बाकी सब कमाई है, सबका इसमें हिस्सा है, एक नहीं है, सब मिले हुए हैं इसमें। CNG वाला भी चोर है, वो भी महंगा बेच रहा है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सर साबिर बोल रहा हूँ चकवाल से। साबिर साहब, वेलकम सर फ्रॉम चकवाल। क्या हाल है सर? जी सर ठीक है, अल्लाह का शुक्र। खैरियत। सर ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड लीजिंग सस्पेंड है, इसका क्या मसला है जी? सर इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। ये लीजिंग वाला में भाई ना चाहिए। बुखारी जी सर, और एक बैंक है ना खादिम अली शाह बुखारी, वो ख़त्म हो गया जी, ख़त्म, जीरो खत्म हो गया, जीरो हो गया। सर ये छोटे मोटे बैंकों में कभी ना जाइएगा, सिंपल सा हिसाब रख लें। जो शेयर 10 रुपये से नीचे आया भाई ख़तरा है, यानी वो ऑलरेडी लॉस में चला गया है, ख़त्म हो रहा है आस्ते आस्ते। आपको हर ब्रोकर कहेगा कि 2 रुपये वाला शेयर ले लो, खादिम अली शाह ले लो, आजकल भी 2-4 चल रहे हैं, NIB ले लो, बहुत बड़ा हो जाएगा, वो MCB के बराबर हो जाएगा। जब ये नहीं बताएगा कि 160 NIB शेयर के बदले में 1 MCB का शेयर मिलेगा। जब ये मर्जर हो रहा था सोशल मीडिया पे खुशी की लहर दौड़ी हुई थी, बाई NIB लाखों में ले लो। जैसे ही वो मर्जर होगा, इतना कम नॉलेज है इस मुल्क में फाइनेंशियल लोगों को कि बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। आप लोगों को इन चीज़ों से बचना है। और ये लीजिंग और मुदारबा में तो कभी ना जाइएगा। ये 2 सेक्टर आते हैं ऊपर, मैं इसको काट देता हूँ फ़ौरन, क्योंकि मुदारबा में लोगों को बड़ा उल्लू बनाया गया, बहुत लूटा गया है इस्लाम के नाम पे। लीजिंग कंपनीज ऑलमोस्ट ऑल फेल, सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट कंपनीज ऑल्सो नॉट सो गुड। आपको बचना है इनसे। आइए क्लब कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब।
सर मियाँ इमरान शहजाद बात कर रहा हूँ लाहौर से, मॉडल टाउन से। इमरान साहब वेलकम सर। सर मियाँ साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं पूछना चाह रहा था ये एमसीबी बैंक के बारे में और ट्री ब्लेड और एक शेयर है आयशा स्टील। सर सारे अच्छे हैं माशाल्लाह। फर्दर जो अपना कोई शेयर बताएं जिसमें सर आपकी सोच ही सही है, आप माशाल्लाह आप सस्ते वस्ते के चक्कर में नहीं हैं। एमसीबी मायानाज बैंक अब तक टॉप पे था, आजकल थोड़ा सा नीचे आया उसकी परफॉर्मेंस, और उसकी वजह हुई एक थका हुआ बैंक बिल्कुल जिसकी वर्थ मेरे नज़र में एक पैसा भी नहीं थी, लाइक खादिम अली शाह। खादिम अली शाह के बारे में आपको बताता चलो, भाई ने अभी कॉल किया था, वो ज़ीरो में था, ज़ीरो नहीं था, माइनस में था। 5 बिलियन की बैंक ऑफ स्टेट बैंक ने गारंटी दी हुई है कि अगर वो जो कर्जे उसने दिए थे वापस नहीं आएंगे तो वो देगी। बैंक इस्लामी ने एक धेला नहीं दिया है, उल्टा लिया है उसको टेक ओवर करने के लिए। बैंक की वैल्यू कुछ नहीं होती, अगर उसका लाइबिलिटी ज़्यादा है, एसेट कम है तो वो माइनस में चला जाता है। तो एमसीबी ने बड़ी मेहरबानी की, और एक बैंक जिसके बारे में हम रोज़ फिक्र करते थे, रोज़ चीखते थे इस चैनल पे कि इसको मर्ज करो, बंद करो, कुछ करो, तो एमसीबी ने मेहरबानी करके एनआईबी को टेक ओवर कर लिया। बहुत बड़ा नेटवर्क उनका है, उससे एनआईबी के परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा असर तो पड़ा है वक्ती तौर पे, लेकिन एमसीबी अभी को नहीं देख रहा, 2017 को नहीं देख रहा, 18 को नहीं देख रहा, वो 2030 को देख रहा है। 30 में जब ये मईशत दुनिया की बड़ी मईशत बन जाएगी, यहाँ पे कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, कोई दौलत गरीब नहीं रहेगा, तब उस वक्त एमसीबी को आप देखिएगा, इसका फ़ायदा उस वक्त उसको होगा। तो एमसीबी को ना बेचिएगा। ट्रीट में माशाल्लाह बहुत इनकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ वज़ीर अली इंडस्ट्रीज़ वालों का, जिसको भुट्टो साहब ने तबाह किया। ये लोग फिर से जाग पड़े, ये 2-3 काम कर रहे हैं जिसको अल्लाह इनको कामयाबी देगा। एक तो ये बैटरी बनाने जा रहे हैं डायू, दूसरा इनकी इन्वेस्टमेंट थी लॉर्ड्स में, तीसरा ये एक फार्मेसी इन्होंने टेक ओवर की है, बड़ी स्पेशलाइज्ड फार्मेसी है जो शायद ये जानवर की ब्रीडिंग वगैरह की चीज़ें करती है। तो एक यूनिवर्सिटी भी लाहौर के पास बना रहे हैं आर्ट्स एंड वगैरह के लिए। तो दे आर लाइव अगेन एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड इंशाल्लाह दे विल डू वेल। आयशा स्टील माशाल्लाह अच्छा कर रहा है, आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है सर। आई क्लाइव कॉल से बात करें। शफीक बात करो लाहौर से। शफीक साहब वेलकम सर। सर ये बताइए कि मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहते हैं कि हमारे यहाँ 22 स्केल की गुंजाइश नहीं है, हमारे यहाँ गरीब बंदा गरीब से गरीब होता जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल। फिर एक आदमी को 22 स्केल पे जो जाता है वो आपको पता है किस तरह आता है, जेन्युइन तरीके से आए तो ठीक है, और जो 17वें स्केल पे टेस्ट वगैरह इंटरव्यू होते हैं वो आपको पता ही है जी, सारे के सारे यानी कि 2 नंबरी है। तो ये क्यों सर, ये बड़ा जुल्म है। इस मुल्क में तरक्की हो रही है, मार्केट बढ़ रहा है, हम खुश हो रहे हैं। जिसके पास है वो तो अमीर से अमीर होता जा रहा है, जिसके पास नहीं है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। ये चीज़ नहीं चलेगी जनाब, और ये अंडर डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन ये चीज़ चल नहीं सकती। मेरा तजुर्बा है, यूरोप में क्यों आ गए लोग इतने प्रेशर में, क्यों उन्होंने प्रोग्रेसिव टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए, क्यों वहाँ का जो गरीब था बिल्कुल अच्छा हो गया, अब वहाँ कोई गरीबी नहीं है। यहाँ भी ये होगा अगर डेमोक्रेसी चलती रहे। तारिक खान जैसे लोग बोलते रहेंगे तो कौन रोक सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ 2009 से, किसकी हिम्मत हुई रोकने की मुझे? जिसकी हिम्मत है आके रोके मुझे। चैनल वालों ने भी, अल्लाह ने इतना सपोर्ट दिया है, इतनी इनकी मेहरबानी है। और भी चैनल बुलाते रहते हैं कि आ जाए, मैं कहीं नहीं जाता हूँ। फिर इंटरनेट का ज़रिया मेरे पास मौजूद है, मैं ट्वीट लिख सकता हूँ कहीं से भी बैठ के। मुझे जेल में भी बंद कर दो, वहाँ से भी लिखता रहूँगा, क्या कर लोगे तुम मुझे? मैं फेसबुक पे लिखूँगा, मैं फेसबुक पे डायरेक्ट आपको मैसेज दूंगा, आप क्या कर लोगे मुझे? कैसे रोक सकते हो? मैं कहीं बाहर बैठ के भी बोल सकता हूँ। ये जुल्म ख़त्म होना होगा जनाब, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पॉलिटिकल एक्टिविज़म करनी पड़ेगी, शायद पॉलिटिकल पार्टी कोई बनानी पड़ेगी, या किसी पार्टी जो अभी एग्जिस्टिंग है उसको तैयार करना पड़ेगा कि ये अवामी बातें करो, इधर उधर की बातें छोड़ो। अगर तुम अगर आवाम की बात करोगे तो एलीट तो नाराज़ होगा। एलीट को भी खुश करना है, आवाम को भी खुश करना है, ऐसा नहीं होता। ज़ीरो सम गेम, एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान। कल अगर अमीरों पे टैक्स लग जाए, गरीबों पे टैक्स ख़त्म हो जाए तो गरीब का फ़ायदा हो जाएगा। कल अगर स्टेट बैंक को बंद कर दो, बंद से मुराद मेरा ये है कि उसको प्राइवेटाइज़ कर दो, जैसे मेरे अब्बा के दौर में था, तो गवर्नमेंट बोलेगी नोट छापोगे, स्टेट बैंक नहीं छापेगा। क्या कर लेगी गवर्नमेंट? कुछ नहीं करेगी। फिर मजबूर होकर जाके कुछ ना कुछ कॉस्ट कट करेगी या टैक्स जमा करेगी, फिर शायद अमीरों के पीछे भागेगी। जिस दिन स्टेट बैंक प्राइवेटाइज हो गया जनाब, आप लोगों के दुख दर्द बहुत हद तक कम हो जाएगी,
क्योंकि स्टेट बैंक के ज़रिए आपके पॉकेट में रोज़ाना डाका मारा जाता है। आज ही मैं कुछ लोगों को बता रहा था कि पहले 11 रुपये आपके पॉकेट से डेली निकलता था। आपसे मुराद आपके एक एक बच्चे से, हर पाकिस्तानी के पॉकेट से निकलता था 11 रुपये। आजकल शायद वो 6-7 रुपये हो गया, लेकिन 6-7 रुपये भी एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम है। अमीर आदमी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमीर की तो जायदाद बढ़ती चली जा रही है, उसी हिसाब से जितनी महंगाई होगी उसकी जायदाद की कीमत बढ़ेगी, उसको फ़ायदा ही होगा महंगाई से। अमीर को बहुत फ़ायदा है इस महंगाई से, गरीब को बहुत ज़्यादा नुकसान है उस महंगाई से। जो गरीब सिर्फ अपनी मेहनत बेचता है उसकी तो उसमें दिहाड़ी में से आप काट लेते हो। इसको बंद करना पड़ेगा जनाब। बहुत सारे जुल्म के रास्ते हैं, जिससे स्टेट बैंक सबसे ऊपर है। उसके बाद FBR है, जहाँ 500 बिलियन का करप्शन होता है और सारा का सारा टैक्स गरीबों पे लगा देता है, आराम से बैठा होता है। 80% टैक्स जो FBR में जमा होता है वो ऑटोमेटिक होता है। वो मेरे जैसा बिजनेसमैन देता है, उसको अकाउंट में जमा करता है। FBR वाला कुछ नहीं करता, खाली बैठ के तनख्वाह लेता है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मैं ताहिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। लाहौर से वेलकम शो सर। सर आप बहुत अच्छी बात करते हैं। 4-5 बंदे और होने चाहिए पाकिस्तान में जो हमारे मुल्क। सर आप है ना, आपने कॉल किया, आपने साथ दे दिया ना। ऐसी तादाद बढ़ रही है, आपके कहने पे ये जो ऐसी तादाद बढ़ रही है सर। बड़ा मजा आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत आपने एक्नॉलेज किया। अक्सर लोग एक्नॉलेज नहीं करते। लोगों का 1 लाख 10 लाख हो गया है। जो मेरे करीबी लोग हैं वो तो बेचारे घर पे आके शुक्रिया अदा करते हैं, आके कहते हैं कि सर आपके पैसे से मेरी बेटी की शादी हो गई। दिल बड़ा हो जाता है। मैंने उनके लिए, उनकी बेटियों के लिए पैसा रखा हुआ था कि ये बेटी जवान होगी तो उसको इतना दूंगा। उन्होंने कहा सर ये आप किसी और को दे दें, हमें ना दें, क्योंकि हमारे पास अल्लाह ने इतना दे दिया आपके कहने पे। बगैर पैसा दिए हुए, सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे उनको लखपति बना दिया। और कितना जमा किया उन्होंने? 1000, 2000, 3000 महीना। उनको यकीन नहीं था कि ये इतना बढ़ेगा। कभी नहीं सोचा था उन्होंने कि वो लखपति हो जाएंगे, हो गए। और वही पैसा जो बच गया मैंने और जगह बांट दिया। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी तारिक साहब। जी साहब। जी मैं फराज बात कर रहा हूँ यूएई से। क्या हाल है सर आपके? यूएई से बहुत मेहरबानी सर आपकी कॉल की। बहुत सर आपका फैन हूँ, आपको फेसबुक पे फॉलो करता हूँ, ट्विटर पे फॉलो करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। सर मेरी एक सजेशन है जी। ये जो हमारा जो एक बेवकूफाना सिस्टम है सब अकाउंट का CDC, जी जी, जिसमें शेयर मेरे होते हैं लेकिन जो ओनरशिप होती है वो ब्रोकर के पास होती है, वो जब चाहे बेच दे। हालांकि अभी NCCPL ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था जिसमें कस्टोडियन सर्विस का, लेकिन वो भी फेल हो गया बिकॉज ब्रोकर ने उनके साथ कोई कॉपरेट नहीं किया। जी जी जी। तो आप अपने प्लेटफॉर्म से इसको करें कि CDC सब अकाउंट सिस्टम खत्म होना चाहिए। बहुत अच्छा सजेशन। मेरी ओनरशिप मेरे पास ही होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए ऐसा सिस्टम अभी ट्राई किया गया, जैसा कि आपने कहा फेल हो गया। आइडिया शुड बी कि वी शुड ओपन एन अकाउंट विद CDC, और सिर्फ बाइंग के लिए जो है ना हम 10,000 20,000 जो भी है वो एक ब्रोकर को दे, वो बाई करे और सीधे हमारे अकाउंट में डाल दे, और वहाँ पे किसी किस्म का ब्रोकर का कोई इंटरफेरेंस ना हो, जैसे कि नॉर्मल CDC अकाउंट में होता है। CDC अकाउंट इज़ लाइक ए लॉकर फॉर मी, नोबडी कैन टच इट एक्सेप्ट मी। तो ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा। और ख़ास तौर से आप लोग जो मेरे मशवरे पे काम करते हो, उनको रोज़ाना निकालने लोग कहते हैं लॉकर में रख दोगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, निकालना में फिर जाना पड़ेगा, साइन करो। भाई हम कहीं निकालते ही नहीं। हमने तो जो जायदाद ली उसके कागज़ पड़ा हुआ है वहाँ पे लॉकर में, हम तो निकालते ही नहीं, हम तो बेचते ही नहीं। हमें पैसे की कमी होती है, तंगी हो जाती है, फिर भी हम नहीं बेचते, गुर्बत में गुजारा कर लेते, जायदाद को बचा के रखते थे। इसी तरह शेयर को भी आपको बचा के अगर रखना है तो यू डोंट हैव टू गो टू CDC एवरी डे। और ये बिल्कुल इस पर अब काम करना पड़ेगा। आजकल बड़ा गहमा गहमी है। हिजाजी साहब बड़े नाराज़ हैं। पहले तो उनकी गलती से ये MR वाला मामला हुआ, अब कहते हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आपकी सजेशन बिल्कुल अच्छी है। हिजाजी साहब शुड अडॉप्ट दिस, अदरवाइज ही शुड बी सैक्ड फॉर मेकिंग दिस अननेसेसरी 20 नोटिस एंड डिस्ट्रॉइंग द मार्केट। और 1100 पॉइंट गिर गया था उस दिन, लोग कांप गए थे। बेसिकली वही 20 हाउसेस ने अपनी जो पोजीशन कट की, जो कि लिवरेज थी। लिवरेज कोई गुनाह नहीं है। आप सऊदी अरेबिया में जाके पूछ लो, हमने लिवरेज प्रोडक्ट वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, क्या हुआ? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो 30% तो लगा रहा है, 50% लगा रहा है, थोड़ा सा बैंक ने दे दिया तो क्या होगा? चाइना में तो 5% पे गवर्नमेंट ने कहा कि कर्जा दो, इसी वजह से वहाँ पे 9 करोड़ लोग शेयर के मालिक बन गए। आज चाइना की मईशत, स्टॉक मार्केट 200 से बढ़ के 3000 पे पहुँची, वहाँ के लोग अमीर हो गए।
अगर आम लोगों के पास शेयर ना होता तो इस दौलत का फ़ायदा सिर्फ 10, 20, 50 लोगों को होता। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने ऐसा निज़ाम किया कि 90 मिलियन लोगों को फ़ायदा हो गया। 90 मिलियन चाइनीज़ मिडिल क्लास में आ गए। अब वो गाड़ियाँ चलाते हैं अच्छी अच्छी। तो ये भी पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ पे इंतज़ाम करे ऐसा कि हर आदमी शेयर ले सके थोड़ा से इन्वेस्टमेंट करके, और उसको तलकीन करें। गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर को आके बोलना चाहिए बातें कि मुल्क की तरक्की हो रही है, आप लोग भी हिस्सा लो इसमें। मैं क्यों बोलूँ? मैं कौन सा प्राइम मिनिस्टर हूँ? मैं क्यों आके चीखता हूँ यहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर शुड टॉक अबाउट दिस एवरी डे। जब वो तकरीर करते हैं इसमें एक बात ये भी कहें कि आजकल ये सारी कंपनियां ऊपर आ रही हैं, आप लोग इसके शेयर को पकड़ लो। जब ये ऊपर जाएगा आप भी साथ साथ ऊपर जाओगे, डरने की कोई बात नहीं है। वो बोलेगा तो उसकी और बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी और लोगों को कॉन्फिडेंस होगा। तारिक खान तो कुछ भी नहीं है, बाहर से आया, पता नहीं कब चला जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ये दौलत जो हो रही है, बन रही है। ऐशा स्टील कहाँ था, आज कहाँ पे पहुँचा? दोस्त कहाँ था, आज कहाँ पे पहुँचा? जिसने पकड़ लिया वो ठीक हो गया, जिसने नहीं पकड़ा वो रह गया। ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा जब आवाम को फ़ायदा ना हो। अजीज़ के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।